लास्ट टॉपिक हमने पार्ट 5 सीखा, जिसके अंदर हमने कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे। ये टॉपिक भी वही है, बेसिक कमांड, लेकिन उसमें कुछ कमांड्स रह गई थी, तो इसमें हम वो कमांड्स कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए हम लोग सीखते हैं इस चीज़ को। हमने वैसे लास्ट टॉपिक जो हमने देखा था उसको एक बार वीडियो देख लो, जिसके अंदर हमने हिस्ट्री, शॉर्ट और इको टॉप जैसी कमांडों को प्रैक्टिकल किया था। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग करल समझते हैं। पहले करल क्या है? करल आपका एक डेटा है कि मान लो आपके पास ये यहाँ पड़ा है, हम लोग किसी की फ़ाइल भेजने और वहाँ से फ़ाइल का आउटपुट लेने का काम करते हैं। ठीक है, करल के थ्रू एक सिंपल कंटेंट उसके अंदर का भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक फ़ाइल, एक नॉर्मल बेसिक चीज़ दिखा देता हूँ। आप मशीन पे आ जाओ, मशीन के ऊपर आप लोग क्या लिखोगे? करल। जैसे कि आप देख रहे हो करल क्या होता है? CURL। ठीक है, URL को फोकस देखो कि हम URL डालेंगे इसके अंदर। ठीक है, हम जैसे CURL कर देते करल, एक मिनट, CURL करल करते हैं और मैं यहाँ पे मान लो https://www.google कर देता हूँ। ठीक है, google.com एंटर किया। अब जैसे ये फाइल गई और ये जो आउटपुट आया, अब ये देखोगे कि अब ये आउटपुट आया क्या है। तो आप देखोगे कि ये आउटपुट जो आया है ना, ये HTML का कंटेंट आया है इसका। ठीक है, आप ऐसे ही किसी भी वेबसाइट का, किसी भी सर्वर की वेबसाइट का कोई भी बैकग्राउंड का जो कोड है ना, वो फैच कर सकते हो इसके थ्रू। जैसे कि मैं यहाँ पे एंटर एक चीज़ और दिखा देता हूँ। जैसे कि नीचे आते हैं और एल मारते हैं। अब मैं करल लिखता हूँ किसके ऊपर? फेसबुक के लिए करता हूँ, facebook.com। ठीक है, एंटर करते हैं। अब देखो फेसबुक का डेटा आ गया। अब ये जो कंटेंट आया है ना, ये जो कंटेंट दिख रहा है आपको, ये सारा ना फेसबुक ने अपने HTML का जो भी CSS का, उसका CSS जो भी यूज़ किया है, उसका डेटा यहाँ पे दिख रहा है आपको। ठीक है, इसी तरीके से आप किसी भी वेबसाइट का डेटा यूज़ कर सकते हो करल कमांड के थ्रू यहाँ पे देखने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आ जाता है। बस इससे ज़्यादा करल के अंदर अभी हम लोग नहीं समझेंगे। अगर आपको कुछ डीप लेवल पे समझना है तो मैं आप इसमें एक भी जा सकते हो, जो मैंने हर बार में समझाया कि मैन लिख के मैनुअल पेज देख लो, मैन CURL करल कमांड लिखो, मैन लिख करके। अब आप देखोगे कि ये क्या कह रहा है? ट्रांसफ़र टू दी URL पे ट्रांसफ़र करता डेटा। URL टूल इज़ ट्रांसफ़र डेटा टू दिस सर्वर। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना आपको, अगर ये थोड़ा डीप नॉलेज चाहिए। नॉर्मल बेसिक कॉन्सेप्ट सीधा से यही है कि हम लोग एक जगह से बैठे बैठे किसी एक वेबसाइट का डेटा अपने सिस्टम पे पुल एंड पुश के हिसाब से डेटा फैच कर रहे हैं। ठीक है, तो अब अगले टॉपिक पे आते हैं, क्विट करते हैं इसे। अगले टॉपिक तो हेड हमारा क्या है? हेड का मतलब सर का सीधा है कि ऊपर से। ठीक है, ऊपर से हम लोग कुछ देखना चाहते हैं। जैसे मैं इसमें एक बार प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। जैसे कि ls-la मारा। हेड कमांड हम कमांड के ऊपर भी चला सकते हैं। ठीक है, हेड एक स्पेसिफाई कमांड खुद बनना चाहती है तो वो खुद भी बन सकती है। जैसे मैं ये हेड लिख दिया यहाँ पे हेड। अब ये एक फ़ाइल पड़ी हुई है मेरे पास test1 के नाम से, जिसमें कुछ कंटेंट पड़ा हुआ है। अब मैं सिर्फ test1 का डेटा यहाँ लिख देता हूँ head1 पे। हेड लिखने के बाद test1 का कितना डेटा आ गया? असल में एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ, कैट करके एक बार कॉपी और पेस्ट किया यहाँ पे, एंटर। अब देखो सेम डेटा दिख रहा है हेड में और कैट में। मतलब क्या है इसका? अब देखो सीधी सी बात है कि कैट का काम क्या था कि डेटा को प्रिंट कराना। जो उसके अंदर फाइल पड़ी है, जितनी भी फाइल पड़ी है, वो आपके स्क्रीन पे, यहाँ पे पूरी स्क्रीन पे वैसे के वैसे प्रिंट करा के दे देगा आपको। लेकिन हेड का काम क्या है यहाँ पे? क्या, जैसे कि मैं कोई फाइल है टेस्ट के अंदर से मैं हेड करना चाहता हूँ ऊपर से कुछ फाइल लाइन देखना चाहता हूँ, तो -n यूज़ करके मैं 3 नंबर दबाता हूँ, सिर्फ एंटर करता हूँ, तो कितनी लाइन आ गई इसके अंदर? redhat1 की 1 2 3 आ गई। ठीक है, काउंट करके देखना है तो कैट के साथ आप ये भी n लगा सकते हो, जिसके थ्रू हम इसकी काउंटिंग देख सकते हैं कि कितना है डेटा। ठीक है, ये आगे 3 लाइन। अब इसके बाद हम लोग आगे प्रोसेस करते हैं। जैसे कि अब हम इसको कमांड पे रन करेंगे, ls-l रखा हमने। अब ये ऊपर से हम लोग देखेंगे कि क्या डेटा आ रहा है, redhat1 redhat10। अब मैं ऊपर से कुछ कंटेंट देखना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं भी लगा सकता हूँ हेड कमांड।
अब मैं जैसे मान लो ls-l लिखा या फिर ls ही लिख दिया, नहीं एल ही लिख देते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ls-l लिख लो या कोई भी बात नहीं। ls-l लिखा, पाइप लगाया हमने, हेड लगा देते हैं। हेड हमने नंबर ऑफ़ काउंट 5 तक दे दिया, 5 तक के केस में हमें लाइन चाहिए, ठीक है। इसने कुछ डेटा अपने उसमें काउंट करता है, ठीक है, नॉर्मल, और उसके बाद एक नंबर से गिनती कर लो, उसके बाद जो डेटा आ रहा है हेड 5 के तौर पे यहाँ ये डेटा निकल के आया। अब एक चीज़ याद रखना, जैसे मैंने बताया था कि हेड के अंदर अगर हम कोई चीज़ नहीं लगाते नंबर, जब हम इसे एंटर मारेंगे तो ये हेड क्या काम करेगा, आपको टोटल 10 काउंट निकाल के देगा बाय डिफ़ॉल्ट में, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट में 10 काउंट निकाल के देगा। एक जो काउंट करता है ये डेटा, एक काउंट क्या करता है मैं बता देता हूँ, ls-la बाय डिफ़ॉल्ट ये एक खुद को काउंट करता है हेड, हमेशा एक ये खुद को काउंट करेगा, उसके बाद बाकी का डेटा काउंट करेगा, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना। अब इसके बाद एंटर मार के हमने सीख लिया हेड को, तो देखिए हेड का इतना ही कॉन्सेप्ट है। हेड के अंदर आप चाहो तो, अब मैं एक चीज़ और समझा देता हूँ थोड़ी सी चीज़, जैसे कि आप 3 लगा रखा है, 3 के अलावा अगर आपको 4 लाइन चाहिए 4 लाइन लिख लो, आपको अगर 4 की जगह 5 लाइन चाहिए तो 5 लिख लो, ठीक है। ये आपकी चॉइस पे है कि आप कितनी लाइन काउंट करवाना चाहते हो, कितनी लाइन चाहिए आपको, ठीक है, वो हेड कमांड से यूज़ कर सकते हैं। और हेड होगी हमेशा ऊपर से नीचे के लिए, ठीक है, अब ऊपर सर के ऊपर से लेकर के नीचे की तरफ डाउन होगी ये काउंट करते हुए, ठीक है। अब इसके बाद अब दूसरे टॉपिक देखते हैं। बेसिक कमांड के लिए इतना ही है, बाकी एडवांस में थोड़ा बहुत हेड के अंदर है। टेल कमांड क्या है, टेल मतलब नीचे, ठीक है, डाउन गेट। जैसे हमने हेड में समझा कि हेड कहाँ से काउंट करता है, टॉप ऑफ द लाइन से, ऊपर से काउंट करते हुए चलता है। टेल क्या काउंट करेगा, नीचे से काउंट करते हुए चलेगा। अब जैसे हमने लगाया था हेड की जगह सिर्फ रिप्लेस कर रहा हूँ मैं, देखो अब तुम्हारे सामने ये टेल लगा देता हूँ यहाँ पर मैं, सिर्फ हेड की जगह टेल, एंटर किया। अब देखो, अब नीचे से इसने काउंट किया 5 वर्ड, ठीक है। अब यहाँ से अभी एक बार कैट करके मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल डेटा इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, test1, ठीक है। अब देखो नीचे से इसमें लास्ट वर्ड क्या है, यू, आर, हाउ, गाइज, ये वर्ड थे, ठीक है। अब इसने जब टेल ने काउंट किया नीचे से तो यू, आर, हाउ, गाइज, हेलो करके काउंट किया, ठीक है। और काउंट कितना किया, 5। हमने कितना काउंट दिया था इसे, 5। ऐसे ही सेम जो हमने हेड में दिया था वही सेम सिंटेक्स हम यहाँ से देंगे, बस फ़र्क इतना होगा, हेड में हमने ऊपर से काउंट किया था, ये हमें नीचे से काउंट करके देगा, ठीक है, आउटपुट को। अगले टॉपिक को देखते हैं। बेसिक के लिए इतना ही काफ़ी है। ग्रैप क्या करता है, अब मैं आप छोटी सी चीज़ें बता रहा हूँ। जैसे ग्रैप हम लोग सिस्टम के अंदर कुछ चीज़ सर्च करते हैं, नोटपैड में हम कुछ चीज़ फाइंड करते हैं, ठीक है, कुछ कंटेंट फाइंड करना है। जैसे मान लो क्या इसके फाइल में कैट के अंदर टेस्ट करके जो फाइल है, test1 की जो फाइल है, test1 की फाइल के अंदर मान लो मुझे हेलो कहीं देखना है। बहुत सारी फाइलें हैं, बहुत सारा कंटेंट। जैसे हमने अभी ऊपर क्रल के बारे में देखा था, क्रल के अंदर जब हमने आउटपुट निकाला तो एक चीज़ हमने नोटिस करी थी, क्या, कि इसमें इतना सारा चीज़ दिख रहा है। अब इतने सारी चीज़ में मान लो ये टाइम्स एंड कॉन्फ़िगरेशन हमें सर्च करनी है और ये कहाँ कहाँ है वो भी देखनी है, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम लोग, उसके लिए यूज़ करते हैं ग्रैप, ठीक है। अब प्रैक्टिकल देख लो, कैट test1 पाइप लगा करके ग्रैप करता हूँ अगर मैं -i के साथ, -i इंटरेक्टिवली, ठीक है, मतलब वो क्या करेगा कि चाहे वो बड़े में लिखा हो चाहे वो स्मॉल में लिखा हो, वो उसको भी निकाल के देगा। जैसे कि मैं एक एडिट करके दिखा देता हूँ, पहले एक बार कैट इसमें कर लेते हैं, test1 के अंदर मैं एक लिख देता हूँ H कैप्स में ELL, ठीक है, ये मैंने लिख करके सेव कर दिया। अब मैं जब कैट करके टेस्ट करूँगा तो इसमें देखो एक वर्ड हेलो कैप्स में है, एक वर्ड हेलो स्मॉल में है। अब ग्रैप करो, ग्रैप अगर आप दोनों तरीके से कर सकते हो, जैसे कि आपने कमांड चलाई, कमांड के ऊपर ग्रैप हो सकता है और ग्रैप डायरेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। सिंटेक्स समझो पहले क्या है, ग्रैप करने का सिंटेक्स है ग्रैप हाइफन के साथ कुछ ऑप्शंस होते हैं, इंटरेक्टिवली लगा दिया, इंटरेक्ट कर रहा है इस चीज़ पे, ठीक है। और इसके बाद इग्नोर केस है, ठीक है, इंटरेक्ट कर मतलब ये ग्रैप इग्नोर केस है कि ये इग्नोर कर देगा कैप्स को और स्मॉल वर्ड को, ठीक है। अब ग्रैप इसने कर रहा है, इग्नोर कर रहा है
24 पेल के अंदर आ रहा है। अब उसके अंदर डबल कोड यहाँ चाहिए। क्यों? क्योंकि हम इसके अंदर वो कंटेंट लिखेंगे जो हमें एक्चुअल सर्च करना है। जैसे कि मैं इसके अंदर हेलो सर्च करना चाहता हूँ। अब हेलो मैंने स्मॉल में लिखा है, लेकिन अब ये सिंटेक्स तो पूरा नहीं है। मैंने इसमें कमांड क्या दिया है? पहले मैंने कमांड दे दिया, फिर मैंने ऑप्शन दे दिया, फिर मेरे को ढूंढना क्या ये दे दिया, लेकिन मैंने इसे यही नहीं बताया कि इसे कहाँ ढूंढना है। तो ये कहाँ ढूंढेगा? कहीं नहीं ढूंढ पा रहा, देखो कहीं नहीं ढूंढ रहा ना ये। अब मैं यही चीज़ इसको मैं बताता हूँ कि इसको कहाँ ढूंढना है। टेस्ट 1 के अंदर ढूंढना है। एंटर किया। अब देखो, अब इसने मुझे हेलो का स्मॉल वर्ड भी दे दिया और कैप्स वर्ड भी दे दिया। अब अगर क्या होता, अगर मैं -i नहीं लगाता, अगर मैं -i नहीं लगाऊंगा तो ये सिर्फ़ और सिर्फ वही वर्ड ढूंढ के देगा जो आपने यहाँ लिखा है। जैसे आपने लिखा है वही सेम वर्ड अगर हुआ तो ही मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। ठीक है। इसके अंदर जैसे मानो कि मैं एक वर्ड मैंने इसमें पेस्ट किया था ना, जैसे इसके अंदर ही मैं एक और हेलो प्रेस करता हूँ, जैसे हेलो हाय साथ में चिपका दिया मैंने दोनों ही वर्ड को, हेलो हाय एक साथ हो गया। ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूँ, मतलब सेव कर दी फाइल। अब अगर मैं कैट करके टेस्ट 1 पे जाऊँगा तो अब देखो हेलो हाय करके एक फ़ाइल आ गई। अब मैं वही ग्रैब का जो कमांड हमने चलाया था सिर्फ इंटरेक्टिवली इसमें करके इंटरेक्ट करवाने के लिए, जो इग्नोर केस के साथ, अब मैं एंटर मारता हूँ तो ये इसको भी काउंट करेगा। ठीक है। ग्रैब इसको भी काउंट करेगा और इसको भी काउंट करेगा। अब अगर मैं आई हटा देता हूँ तो सिर्फ किसको काउंट करेगा? ये सिर्फ जो सेम लिखा होगा। अब देखो सेम इसने हेलो यहाँ लिखा हुआ है, सेम हेलो इसके साथ लिखा हुआ है। अब ये कैप्स में नहीं है इसलिए इसने इसे भी शो किया है। ठीक है। अब इसको एक तरीका ये होता है, एक तरीका है जैसे मान लो मैं कैट कर रहा हूँ, कैट किसको? टेस्ट 1 को मैंने यहीं पे फाइल दे दी। अब ये मुझे ये आउटपुट दे रहा है। इस आउटपुट के ऊपर, ठीक है, इस आउटपुट के ऊपर मैं ग्रैब करता हूँ इंटरेक्टिवली के साथ। अब मेरे को यहाँ पे डबल कोड देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन देना चाहो तो दे सकते हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है इस वाले केस में। लेकिन कुछ सिंटेक्स अगर आप यहाँ पे आगे पीछे यूज़ कर रहे हो तो कोड देना पड़ेगा। और दूसरी कंडीशन एक और समझो, अगर आप यहाँ स्पेस में जैसे कि आपने लिखा कि हाय और हाय सर्च कर रहे हो तो हाय तो ये दे रहा है, लेकिन अगर आपकी किसी कंडीशन की वजह से टेस्ट 1 के अंदर एक चीज़ है, एक मिनट इसको अपेंड करा देते हैं। मैंने लिखा हाय स्पेस हेलो, मैंने हाय हेलो इस तरीके से लिख दिया। अब मैं इसके ऊपर जाता हूँ, अब मैंने ये लिखा है, अब मैं सिर्फ हाय सर्च कर रहा हूँ तो मुझे हाय हेलो वर्ड तो दे रहा है, लेकिन अगर मैं सेम एग्जैक्ट सर्च करना चाह रहा हूँ जैसे हाय हेलो, ठीक है, तो हाय, ठीक है, हेलो हाय हेलो जैसे मैंने लिखा इसके साथ स्पेस दे करके, ये चीज़ नोटिस कर लो। ठीक है, कि अगर जब मैं वर्ड में स्पेस दूंगा तो मुझे क्या देना पड़ेगा? ये डबल कोड आएगा, ये याद रखना दोनों तरफ से। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखा। और हाय हेलो लिख दिया, डबल कोड के अंदर आएगा अगर मैं स्पेस दे रहा हूँ तो। ठीक है, अब यही चीज़ अगर मैं आई हटा देता हूँ इनकेस तो भी यही इस तरीके से आएगा, क्योंकि एग्जैक्ट वर्ड्स हम सर्च कर रहे हैं। अब अगर मैं हेलो में एच कैप्स में करता हूँ, अगर उसे नहीं मिला तो वो क्या कहेगा? ये फाइल तो नहीं मिली भैया। अब मैं यहीं पे इसको इग्नोर केस कर देता हूँ -i लगा के, तो ये फाइल को सर्च करके दे देगा। क्यों? क्योंकि ये इग्नोर कर दिया भाई, कैप्स में हो या स्मॉल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, तो मुझे आउटपुट दे देना, बस सीधी सी बात है। ठीक है, ग्रैब का कमांड हो गया इस तरीके से, मतलब बेसिक आपको समझ में आ गया होगा, इससे ज़्यादा अभी कोई हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है। अब हम IP कॉन्फ़िग देखेंगे। असल में IP कॉन्फ़िग जो लिखा है वो जो काम करता है वो कहाँ काम करता है, पहले ये समझो। विंडोज़ में हमेशा याद रखना कि विंडोज़ के अंदर काम करता है IP कॉन्फ़िग, CMD मैं लिखता हूँ। ठीक है, IP कॉन्फ़िग लिखेंगे, IP कॉन्फ़िग। ठीक है, तो अगर मैं ये लिख करके आउटपुट निकालता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा? वो आउटपुट है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? आउटपुट निकालेगा। एक मिनट रुकना, मैं इसका आउटपुट एंटर मार के आपको दिखाता हूँ। तो देखो दोस्तों, मैंने जैसे IP कॉन्फ़िग मारा तो उसका कुछ आउटपुट इस तरीके से निकल के आया। ठीक है, इसके अंदर लिंक का एड्रेस आ रहा है, IPv4 का एड्रेस आ रहा है, गेटवे आ रहा है, इथरनेट, VMware, जैसे मैंने VMware पे हम लोग काम कर रहे हैं तो उसका IP आ रहा है, उसको IP क्या मिली हुई है। इसके साथ मैंने वाईफाई का कनेक्ट कर रखा था, वाईफाई के लिए IP एड्रेस क्या है, गेटवे क्या है उसका, मतलब ये सब चीज़ें हम लोग इसमें किसके थ्रू देखते? IP कॉन्फ़िग। ठीक है, तो अगर यही चीज़
यही चीज़ अगर हम लोग लाइनेक्स में देखें, ठीक है, लाइनेक्स में अगर हम यही चीज़ खोलें, ठीक है, तो अब आप देखोगे, एक मिनट, अगर इसमें दिखाऊं मैं आपको तो एक मिनट, इसके अंदर इफ़ कॉन्फिग चलेगा, इफ़ कॉन्फिग, ठीक है, इफ़ कॉन्फिग चलेगा। क्या चलेगा? इफ़ कॉन्फिग। जैसे मैंने इफ़ कॉन्फिग करके एंटर मारा, ठीक है, अब ये मेरा आईपी ले रहा है, देखो ये आईपी दिखा रहा है मुझे, यहाँ पे कुछ सब नेटिंग के थ्रू आईपी दिखा रहा है, ठीक है, ऐसे ही ऊपर भी यहाँ पे दिखाएगा आपको आईपी, ठीक है, कुछ मैक एड्रेस दिखा रहा है, कुछ आईपी ब्रॉडकास्ट आईपी है, ये मतलब यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, सिस्टम में जो आईपी एड्रेस मिल रहा है वो आईपी एड्रेस आप किस कमांड के थ्रू देख सकते हो? इफ़ कॉन्फिग के थ्रू, ठीक है ना। इसके थ्रू आप देख सकते हो कि आपके सिस्टम में क्या आईपी डली हुई है, सबनेट मास्क क्या डला हुआ है, उसके अलावा गेटवे क्या डला हुआ है, आप सब चीज़ इसमें देख सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करने वाली बात है कि यहाँ पे मैक एड्रेस भी आ रहा है, ठीक है, देख रहे हो ना, मैक एड्रेस भी आ रहा है। ऐसे ही चीज़ें आप इसके थ्रू देख सकते हो। इफ़ कॉन्फिग सीधा सीधे से यही है कि हमको उसके अंदर कुछ चीज़ें दिख जाती है, मैक एड्रेस और आपका आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, गेटवे, मतलब हम ये चीज़ें देख सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। कोई पूछे कि भाई हाँ मुझे आईपी एड्रेस बताओ सिस्टम का क्या है, तो हम लोग किसके थ्रू देखेंगे? इफ़ कॉन्फिग, ठीक है, इफ़ कॉन्फिग लगा करके प्रोसेस करेंगे। कुछ सिस्टमों में कई बार क्या होता है ना, इफ़ कॉन्फिग ऐसे चलता है, हाइफन ऑल, कई जगहों पे हाइफन ऑल लिखना पड़ता है, ठीक है। अभी इसके अंदर रिकॉग्नाइज नहीं है क्योंकि ये नॉर्मल ही ले रहा है हमारा, ठीक है। इफ़ कॉन्फिग हम सिर्फ लिख दे रहे हैं तो ही ले रहा है, हमें ऑल लगाने की ज़रूरत नहीं है। कई बार अगर नहीं दिखा रहा है तो ऑल लगा लो, ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। ठीक है, तो इसके आगे बढ़ते हैं हम टॉपिक को। इफ़ कॉन्फिग तो बस इतना ही बेसिक के लिए समझने के लिए है। होस्ट नेम भी छोटा सा ही टॉपिक है, अभी इसको देख लेते हैं एक बार। होस्ट नेम क्या है? आपकी मशीन का नाम। ये देखो देखो आ रहा है ना होस्ट नेम, आप इसको सर्च कर सकते हो, जैसे होस्ट नेम, यहाँ सीधा सीधा लिख दो होस्ट नेम, ये लिख दिया होस्ट नेम। अब मुझे क्या बता रहा है? होस्ट नेम। अब होस्ट नेम के पीछे ये कुछ आ रहा है, ये डोमेन नेम होता है। अगर आपने किसी की डोमेन सर्विस खरीद रखी है या आपका खुद का कोई डोमेन चल रहा है, कोई डीएनएस सर्विस वगैरह अप्लाई हो रखी है आपके डोमेन के साथ, एक्टिव डायरेक्टरी वगैरह कुछ चीज़ चल रही हो आपके इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है, तो वो उसका डोमेन का नाम यहाँ आएगा। और बाकी आपका होस्ट नेम, पहला आपका जो दिख रहा है ये होस्ट नेम है, जो मशीन का नाम है। इसके बाद आपका डोमेन नेम है, यही ये होस्ट नेम आपको यहाँ दिखता है। अब जैसे कि मैं एक लोकली ऐसे होस्ट नेम, कभी भी याद रखना, अगर एक्टिव सर्वर है, कोई भी अगर एक्टिव सर्वर चल रहा है तो उसके ऊपर अगर ये चीज़ का प्रैक्टिकल करते हो तो होस्ट नेम लिखने के बाद कभी भी कोई नाम मत लिखना। जैसे मैं होस्ट नेम अभी लिख देता हूँ और मैं इसको एंटर कर दिया मैंने गलती से, तो ये क्या हुआ? इसने होस्ट नेम चेंज कर दिया मेरा। अब अगर आप देखोगे ls-l अभी देखा हूँ मैं आपको, अभी इसके अंदर नहीं दिखेगा आपको कि इसी टर्मिनल में आप सोच रहे हो कि दिख जाएगा, अभी तो आपको ये लोकल होस्ट ही दिख रहा होगा। लेकिन जैसे ही मैं नया टर्मिनल लेता हूँ, देखो अब जैसे नया टर्मिनल लिया तो अब देखो इसके अंदर क्या आ गया, बड़ा कर देता हूँ, देखो अब क्या आने लग गया होस्ट नेम, अभी ऐड होस्ट नेम का मशीन का नाम क्या है? अभी हो गया है और डेस्कटॉप हो गया। अब कई बार क्या होता है इंफ्रास्ट्रक्चर में, अगर हम ये प्रोसेस करेंगे तो हमारी मशीन बैठ जाती है, क्योंकि कई सारी चीज़ें हमारे इस होस्ट नेम से रिकॉल हो रही होती है, समझ रहे हो ना। चीज़ें इसी चीज़ की वजह से ज़िंदा होती है कि भाई हाँ ये है तो मैं कर रहा हूँ, अदरवाइज़ तो भाई हम बैठ जाएंगे। तो उसको आइडेंटिफाई कराता है ये होस्ट नेम। तो पहले इसको चलाने से पहले ये याद रखना कि इसके अंदर नाम आगे ना आए। डायरेक्ट होस्ट नेम लिख करके एंटर कर रहे हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये जस्ट प्रिंट करेगा आपको कि होस्ट नेम आपका क्या है, ठीक है। तो होस्ट नेम इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी इसका एडवांस सीखेंगे होस्ट नेम के अंदर कि इसको परमानेंट कैसे फिक्स करना है। ये सिर्फ एक टेम्प्रोरी है, रीबूट लेने के बाद अगर मैं देखूँगा तो ये सीधा सीधा वापस से वही आ जाएगा, ठीक है। इसको परमानेंट करने के लिए एक अलग कमांड है, वो अभी हम एडवांस वर्जन में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो ओके, आज ये टॉपिक ख़त्म हो गया सारा का सारा, ओके।